आज जो बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इलेक्ट्रोलिसिस हम डिस्कस करेंगे मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। बेटा ये बेटा हमारे पास पहला टास्क होगा, पहली चीज होगी। और उसके बाद बेटा हम लोग ना एप्लीकेशन की बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस की, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है विच इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा। तो वो बेटा हम देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका आइडिया क्या है, एंड ऑल अदर थिंग। तो सबसे पहले ना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है बेटा हमारे पास? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मोल्टन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। Al2O3 is insoluble in water। तो हमें फिर मोल्टन चाहिए ऑब्वियसली जी, ताकि हम इसे मेल्ट करवाएं। और वैसे भी क्योंकि हमारा टारगेट है एल्यूमिनियम मेटल को ऑब्टेन करना। अब आप सोच रहे होंगे ना सर, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास इनसॉल्युबल है, तो क्या कोई ऐसा एल्यूमिनियम का साल्ट है विच इज वाटर सॉल्युबल? तो आंसर इज यस। तो अगर एल्यूमिनियम का कोई साल्ट वाटर सॉल्युबल है, तो सर हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं करते? तो आंसर इज वेरी सिंपल। अगर आपके पास एक्वस सोल्यूशन हो और इसमें लेट से एल्यूमिनियम आयन भी है किसी भी सोर्स से, लेट से ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट है और इसमें बेटा हाइड्रोजन आयन भी है, तो आप मुझे बताएंगे कौन रिड्यूस होगा बेटा? हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होगा या एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस होगा? ये H पॉजिटिव आयन या एल्यूमिनियम आयन, कौन रिड्यूस होगा? हमने क्या पढ़ा था बेटा? कैथोड के ऊपर कैटाइन रिड्यूस होता है, राइट? तो मेरे ख्याल टाइप कर सकते हैं आप लोग, यस या नो। ओके गुड। कैथोड के ऊपर कैटाइन रिड्यूस होता है। अब बेटा कैटाइन जो है, कौन सा कैटाइन रिड्यूस होगा? वी ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल रेस रिएक्टिव कैटाइन। और मैंने आपको बताया अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ी, ड्यू टू दिस रीजन मैंने आपको कहा था कि हमारे पास अगर सोल्यूशन में कॉपर आयन, सिल्वर आयन, गोल्ड आयन या प्लेटिनम आयन हो, अगर तो ये चार आयन होंगे एक्वस सोल्यूशन में, देन दीज आयन विल बी रिड्यूस। अदरवाइज कौन रिड्यूस होगा? हाइड्रोजन आयन। तो इसलिए हम एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्वस सोल्यूशन यूज नहीं करते। ये बस ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आगे एग्जामिनर हम जब मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चन में भी एग्जामिनर पूछता है। तो बाजू का बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनसॉल्युबल वाज द रीजन। सर फैज ने बताया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल है, तो अगर कोई सॉल्युबल होता तो फिर क्या करते? फिर भी एल्यूमिनियम मेटल हमारे पास ना होती। और एल्यूमिनियम मेटल लाइट वेट होती है, लो डेंसिटी होती है, एरोप्लेन वगैरह में यूज होती है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्केल है, तो इसलिए हम इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके जाएंगे। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये करना होता है कि हमें लार्ज क्वांटिटी चाहिए। तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है इसका एक ओर लेते हैं, उसे हम कहते हैं बोऑक्साइड। इसे बाद में हम प्योरीफाई करते हैं। एज सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एज व्हाट बेटा? एज सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोगों ने मेरी इस बात को समझना है, ठीक है जी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ 1 मिनट बेटा दीजिएगा, सिर्फ एक एक
मिनट, मैं ये इसे म्यूट कर रहा हूँ, एक छोटी सी चीज मैंने डिस्कस। सॉरी बेटा, वो असल में घर वालों से मैंने बात करनी थी, तो मैंने इसलिए तो मैंने वो कर दी। मैं क्या कह रहा था आपको, बॉक्साइट ओरल ऑफ एल्यूमिनियम एज ए सोर्स। पहले नंबर पे तो आपके जहन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये और किस ब्लॉक को कहते हैं? एक मिनट इसे, मेटल एनरिच्ड मिनरल्स। याद रखें, डिफरेंट मेटल्स जो होती हैं, कुछ मेटल हमारे पास नेटिव फॉर्म में होती हैं, जैसे सिल्वर मेटल या गोल्ड मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं। कुछ मेटल साल्ट की फॉर्म में होती हैं, मिनरल्स हमारे पास होती हैं। जो मिनरल्स इनरिच्ड इन मेटल हो, मेटल की अमाउंट कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उन्हें बेटा हम कहते हैं ओर। अब ऑब्वियसली ये ओर इम्प्योर होता है, इसे प्यूरिफाई किया जाता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है बेटा। हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत है कि हमारे पास बॉक्साइट, ये सोर्स होता है हमारे पास किस चीज का, Al2O3 का। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। आपके पास बेसिकली इसमें एल्यूमिनियम की अमाउंट ज्यादा है बेटा। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू मेल्ट एल्यूमिनियम। और अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी कास्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ना इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि इम्प्योरिटी डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 has हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब बेटा अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो हमें क्या चीज ज्यादा चाहिए, हीट ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप हीट ज्यादा प्रोवाइड करोगे, तो कास्ट ज्यादा हो जाएगी। कास्ट ज्यादा होगी बेटा, प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हम क्या चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पास कास्ट जो है वो कम हो बेटा। तो क्या यहां पे हम लिखेंगे, हम यहां पे लिखते हैं, सो एड क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का एज सच फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में, बल्कि बाज एमसीक्यूज वगैरह में भी लिखा होता है। ये होता है Na3AlF6। एड क्रायोलाइट टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद रखें बेटा, जब हम यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये नॉर्मली हमारे पास अबव 2000 होता है, स्लाइटली अबव 2000। जब बेटा हम क्रायोलाइट ऐड करते हैं, तो ये अराउंड आपके पास 950 के करीब, डिपेंड कर रहा होता है मल्टीपल चीजों पे, लेकिन हम ये कहते हैं डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट में, तो ये हमारे पास आ जाता है अराउंड 950। तो आप देख सकते हो तकरीबन आपने टेम्परेचर को हाफ कर दिया, तो जो आपकी कास्ट होती है वो डिक्रीज होगी, इट बिकम लेस एक्सपेंसिव। कास्ट डिक्रीज होगी। अब बेटे इन रियलिटी, और स्पेशली अगर कोई आईजीसीएसई का बच्चा है, तो आपने गौर से सुनना है बेटा, एंड दैट इज द फैक्ट एज वेल, इट इज फॉर एवरीवन, लेकिन आईजीसीएसई में कंपैरेटिवली ज्यादा पूछता है। इन रियलिटी हम
क्रायोलाइट मोल्टन लेते हैं बेटा और उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड करते हैं। क्या कहा बेटा मैंने? बेसिकली इन रियलिटी, ये मेरा रफ पेज है, मैं इसको इसलिए रब कर रहा हूं यहां पे। इन रियलिटी हम क्या करते हैं बेटा, इन रियलिटी हम ये करते हैं कि हमने मोल्टन क्रायोलाइट ले लिया। अब ये जो मोल्टन क्रायोलाइट है, चूंकि ये लिक्विड है, इट बिकम एज ए सॉल्वेंट, और इसमें बेटा हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं जो कि डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन बात वही आ जाती है, जब ये इसमें डिसॉल्व होगा तो वाटर तो है नहीं, तो इट विल बी Al3 पॉजिटिव लिक्विड आयन, O-2 लिक्विड आयन। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेल्ट हो गया एट लोअर टेम्परेचर। बेटा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इन रियलिटी आप क्रायोलाइट को मेल्ट करवाते हो, ये लिक्विड होता है, इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप इसमें ऐड करोगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन रियलिटी डिसॉल्व होता है, लेकिन चूंकि वाटर नहीं है, हम एक्वस नहीं लिखेंगे, तो इट चेंज इनटू एल्यूमिनियम आयन एंड O नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास मेल्ट हो गया, क्योंकि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड मेल्ट होता है तो उसमें कैटाइन लिक्विड प्लस एनाइन लिक्विड होता है। तो बेशक आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज स्पेशली आईजीसीएसई के बच्चों के लिए, इसलिए बेटा मैं यहाँ पे रेड कलर से डिफरेंट करके लिख देता हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड इज dissolved in molten क्रायोलाइट। जो नॉर्मली हम कहते हैं, स्पेशली जीसी के क्वेश्चंस वगैरह में हम कहते हैं क्रायोलाइट इज एडेड टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एडवांटेज क्या है? कास्ट डिक्रीज होगी, प्रोसेस बिकम लेस एक्सपेंसिव। व्हाई वी डू केयर ऑफ द प्रोसेस, कास्ट की वैल्यू हम क्यों बेटा कर रही होते हैं? बिकॉज इट इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्री में बेटा चीजें वैल्यू मैटर करती हैं। तकरीबन आपने इस टेम्परेचर को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने तकरीबन टेम्परेचर हाफ कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो हम हीट की अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हाफ होगी बेटा। हमारे पास प्रोसेस होगी। अभी तक हमने ये कहा कि एल्यूमिनियम का एक्वस, पहले नंबर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल होता है, तो हम कोई सॉल्युबल एल्यूमिनियम कंपाउंड क्यों नहीं ले रहे? ये बेटा दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, एग्जामिनर आगे पूछता है, क्योंकि एल्यूमिनियम आयन कैन नॉट रिड्यूस, हाइड्रोजन आयन विल बी रिड्यूस्ड। ये स्पेशली मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज वाले चैप्टर में एग्जामिनर ये चीज पूछ सकता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए हम कौन सा और यूज करते हैं? ये थ्योरी के पेपर में एग्जामिनर पूछता है, बो ऑक्साइड। और किसे कहते हैं बेटा? मेटल इनरिच्ड मिनरल्स। ये बेसिकली सोर्स है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्रायोलाइट। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर बेटा हमने ये सारी की सारी चीज डिस्कस कर ली। क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, तो वी रियली वांट कि हमारे पास सेल का साइज भी बड़ा हो, नंबर वन, एंड वी आल्सो वांट कि हमारे पास प्रोसेस एक्सेलरेट भी हो, स्पीड अप भी हो। यानी वो जो नॉर्मली हम इस तरह की सेल डायग्राम दिखाते थे, वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस वन, क्योंकि इसमें सिर्फ इस एरिया पे रिएक्शन हो रहा होता है, ओनली दिस एरिया, ये वाला। हम चाहते हैं, वो तो है भी हो गया था, हम चाहते हैं कि हमारे पास रिएक्शन ज्यादा हो, स्पीड अप हो, ऑल अदर थिंग। इसके लिए एक स्पेशल सेल डायग्राम बनाई जाती है। अच्छा, ये वर्कशीट मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने बताया कि मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं की, तो बिल्कुल बेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें मैं आपको ना एक्चुअल डायग्राम दिखाता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और फिर बेटा हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ये इस तरह की बेटा डायग्राम होती है, मैं यहाँ पे बनाता भी हूँ बेटा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये बेटा आपके पास स्टील टैंक है, ये बाहर आउटर,
ये जो इनर साइड है, ये ब्लैक वाला, ये कैथोड है बेटा आपके पास। अब देखिए कैथोड का कितना बड़ा साइज है, और वैसे भी ये बहुत लार्ज टैंक होता है बेटा। और ये जो एनोड होते हैं, एक भी नहीं दो तीन हम इस तरीके से हैंग कर देते हैं। यू कैन मेक अनदर वन एज वेल। ये इसमें हम हैंग करते हैं। रीजन ये होती है कि हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में रिएक्शन हो, और फिर बेटा हम वो करते हैं। तो ये, और ये छोटा सेल नहीं होता बेटा, इट्स वेरी वेरी लार्ज सेल, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे एल्यूमिनियम मेटल को बनाने जा रहे हैं। तो क्या है बेटा, मैं यहाँ पे इसके इधर इस पेज पे बना लेते हैं। बहुत लार्ज स्टील टैंक होता है बेटा हमारे पास। ये यहां से मोल्टन एल्यूमिनियम बाहर निकलेगा। इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो ग्रेफाइट की होती है। अब आपको पता है ना, ग्रेफाइट मैक्रोमॉलिक्यूल है। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे पास हायर होता है। तो ये बेटा इस तरीके से हमारे पास है। और यहां पे हम ना एनोड दो बना लें, तीन बना लें, जितने बेटा बना लें, हम इस तरीके से हैंग कर लेते हैं। नॉर्मली एग्जामिनर ने दो तीन इस तरीके से बनाए होते हैं जी। ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ये बेशक जिस तरह वो उसने बनाया हुआ है, ये बेटा आपके पास पॉजिटिव। ये आप बेशक डायरेक्ट करंट वाला सोर्स बना लें। ये नेगेटिव, ये ग्रेफाइट आपके पास है नेगेटिव। और इसको बेटा आप कह सकते हो डीसी, ये आप करंट सोर्स इलेक्ट्रिक सप्लाई। और ये बेटा हमारे पास मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाता है अलॉन्ग विद क्रायोलाइट, जो कि इम्प्योर, ये बेसिकली इम्प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाता है। मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बेटा आपके पास आ गया। स्टील टैंक हैविंग inner lining of graphite as cathode. Graphite anode dipped into electrolyte molten aluminum oxide। ये बेटा आपके पास डिप्ट होते हैं हमारे पास जी। अब होता यह है कि ये चूंकि ये नेगेटिव है, ये सारा का सारा जो इनर लाइनिंग है, तो एल्यूमिनियम आयन यहां पे आ रहा होता है, Al3 पॉजिटिव आयन, Al3 पॉजिटिव आयन। और जो ऑक्साइड आयन है वो इधर जा रहा होता है, ये ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो अब बेटा आपके पास जो एल्यूमिनियम है, वो यहाँ पे इस जगह पे आपके पास मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, जो कि हम बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वैसे भी नीचे कैथोड है, वे एक मिनट, और ये बेटा यहां से वी गेट मोल्टन एल्यूमिनियम। आप बेशक इसकी ये वाली डायग्राम की प्रॉपरली वो बना लें, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए, ज्यादा एक्यूरेट आ जाए बेटा जी। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले ली बेटा आप लोगों ने जी। ये मैंने आपको समझाने के लिए ग्राफ सी बना दी थी। ये यहाँ पे पावर सप्लाई लिख सकते हो आप जी, डीसी टू बी हैव डिफरेंट। ऑब्वियसली हम यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज यूज कर रहे होते हैं, लार्ज अमाउंट हम यूज कर रहे होते हैं, बट दिस इज द वे कि कैसे हो रहा होता है। अब बेटा वही मेथड, वही प्रोसेस हम यहाँ पे कहते हैं एट एनोड। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? जी बेटा सभी। सर आप इससे पहले वाला पॉइंट दिखा दे, स्क्रीनशॉट लें। जी बेटा जी, बिल्कुल देख लें जी। जी सही सर, बेटा, थैंक यू। वेलकम वेलकम बेटा जी। एट एनोड पे बेटा कौन सा प्रोसेस होता है? जी बेटा। सॉरी, गलती से हो गया।
अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ, मैंने आपको याद है ना, पहले भी बताया था, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, -2। यहां पे ये लिक्विड है बेटा। अब इसके ऊपर -2 है, न्यूट्रल करने के लिए इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। लेकिन आप सबको पता है कि ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिक। जैसे हम कहते हैं ना Cl2 डाई एटॉमिक, हेलोजन्स डाई एटॉमिक होते हैं, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक मीन 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल। तो जब हम O2 लिखेंगे तो हम यहां पे 2 मेंशन करेंगे। अब बेटे एक O 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा होता है, तो 2O कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन का। ये गैसियस आ जाएगी। जी बेटा, किसी बच्चे ने कुछ पूछना था? दरमियान में मुझे साउंड आई, मैंने कहा शायद किसी ने कुछ पूछना। जी, तो ये बेटा आपके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अब एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ग्रेफाइट। जी बेटा ईसा, हेलो। जी बेटा ईसा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर वो गद्दे से हाथ लग गया था। अच्छा चलिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। जी अच्छा, अब बेटा मैं जो बात कर रहा था आपसे, मैं आपको ये कह रहा था कि हमारे पास ग्रेफाइट और प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट मीन नॉन रिएक्टिव। लेकिन अगर आपको शुरू में भी याद हो तो मैंने बड़ी क्लियरली आपको एक चीज बताई थी, इनर्ट नेवर मीन दे विल नेवर रिएक्ट। इनर्ट नेवर मीन दे विल नेवर रिएक्ट। ग्रेफाइट हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। यहां पे भी वही होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए ना, आपने 900 से अबव टेम्परेचर रखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली 1000 के करीब आपने टेम्परेचर रखा हुआ है, विच इज वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन सा बेटा? एनोड। क्यों एनोड? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है कहां पे? एनोड पे। और एनोड पे क्या बन रही है? ऑक्सीजन गैस। ये एनोड की बात हम कर रहे हैं। रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to form carbon dioxide. So, anode is replaced periodically. क्या मतलब बेटा रिप्लेस्ड periodically? देखो बेटा, आपके पास ना ये बहुत हाई लेवल पे इंडस्ट्रियल स्केल पे ये प्रोसेस हो रहा होता है। इंडस्ट्रियल स्केल पे जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो वी डोंट वांट कि ये रिएक्शन रुके। अब जब ये वाला एनोड यूज्ड अप हो जाएगा तो रिएक्शन तो रुकने के, स्टॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वी डू द कैलकुलेशन कि एक रफ आइडिया ऑलमोस्ट कितना मिनिमम टाइम लग सकता है कि हमारे पास जो है एनोड यूज्ड अप हो जाए। एंड बिफोर दैट टाइम एनोड को हम कंटिन्यूअसली रिप्लेस करते रहते हैं ताकि हमारे पास प्रोसेस रुके नहीं। द प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यू। तो इसको बेटा हम कहते हैं एनोड इज रिप्लेस्ड पीरियडिकली बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? यानी हम आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल एनोड को क्या करते हैं बेटा? रिप्लेस करते हैं। दैट इज नोन एज एनोड रिप्लेस्ड पीरियडिकली। डन हो गया बेटा? अब बेटा हम कैथोड की तरफ आते हैं, जो कि नीचे आपके पास है, एट कैथोड। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा बेटा? Al3 पॉजिटिव लिक्विड, इट इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास एल्यूमिनियम लिक्विड में चेंज होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मोल्टन क्यों? रीजन क्या है बेटा हमारे पास? ड्यू टू
हाई टेम्परेचर मोल्टन एल्यूमिनियम, हाई टेम्परेचर होता है। एल्यूमिनियम बेटा हमारे पास, ये मैंने आपको बताया कि बॉटम पे कलेक्ट होता है, एंड ये बेटा हम यहाँ पे इस तरीके से, क्यों बॉटम पे कलेक्ट हो रहा होता है, ये कैथोड है बेटा, और कैथोड के ऊपर ये Al3 पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो रही होते हैं, ये बेटा, और यहां से हम मोल्टन एल्यूमिनियम कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब बेटा मुझे बताइएगा, आप में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आफ्टर दिस मैंने आपको एक और कंसेप्ट आज लाजमी टीच करना है, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा। नहीं है बेटा किसी को? वेरी गुड बेटा। तो अभी बेटा मैं आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बताता हूँ। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि आपसे एग्जामिनर किसी भी किस्म का, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी किस्म की कोई भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस पूछ सकता है। जरूरी नहीं है बेटा जो हमने एग्जाम्पल किए हैं यही एग्जाम्पल हो। मैं सिर्फ एक आध एक छोटी सी एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूं। अच्छा, एक तो बेटा ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपका, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ये मैं भी क्लास के बाद ही शेयर करता हूँ होमवर्क। एक मिनट, इसे मैं रब कर दूं, बस आप क्वेश्चन नंबर वो कर लें, ठीक है जी बेटा। वैसे सर पूछना था, यही है होमवर्क फिर? अब इंशाल्लाह करने वाला हूँ, शुरू करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी बेटा बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन नंबर 34 की ये बेटा, ले लिया। ठीक है। ये 35 बेटा होमवर्क हो जाएगा आपका। अब ये देखिएगा बेटा, ये देखे ना आपके पास मोल्टन लेड आयोडाइड, हमने तो आयोडाइड नहीं पढ़ा बेटा, लेकिन रूल वही होगा आपके पास। तो ये 36 भी बेटा आपका होमवर्क होगा, ठीक है। मैं सिर्फ आप एक फिर दो से क्वेश्चन दे, जी जी बेटा। दिखा देंगे, ले लो। हाँ, मैं ये वर्कशीट भी शेयर करता हूँ अभी बेटा आप लोगों के साथ चलो इंशाल्लाह। फिर ठीक है। आप लोग ने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, और यहाँ पे बेटा मैं 37 भी कर लेता हूँ ताकि हमारी थोड़ी सी अच्छी सी रिवीजन हो जाए। 38 भी हम कर लेते हैं, और 39 भी कर लेते हैं, 40 भी, बस मेरा ख्याल है कि बस चलें ये बस इतना, यानी 34 से लेकर 42 तक। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं ये वर्कशीट अभी राइट नो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अभी राइट नो, और फिर बेटा हम लोग आगे चलते हैं। फिर पता है क्या, मेरी क्लासें थोड़ी सी लेट ख़त्म होती हैं, आपकी क्लास के बाद एक और क्लास होती है, एंड फिर मैं भूल सकता हूँ बेटा। तो ये बेटा जी मैंने शेयर कर दिया, ठीक हो गया, आप लोगों को मिल गई बेटा वर्कशीट जी। चलें 34 से लेकर 42 तक। अच्छा, अब बेटा आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है। आज मैं क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा, कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेकिन बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस आप सब बच्चों ने पढ़ी है, मैं राइट? हमने इलेक्ट्रोलिसिस में ये पढ़ा है कि हमारे पास एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। अगर एक्वस सोल्यूशन हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, तो आपके पास जो है OH नेगेटिव नॉर्मली ऑक्सीडाइज होता है, एक्सेप्शन थी कंसंट्रेटेड हैलाइड आयन, और आपके पास कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, लेस रिएक्टिव कैटाइन रिड्यूस होते हैं। अब आप में से किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर ये जो मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने लिखा, आपने हमें ये कहा कि इट इज बेसिकली डिजॉल्व इन क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट में तो सोडियम आयन भी होता है, ऐसे ही है ना बेटा? तो सोडियम आयन क्यों रिड्यूस नहीं हो रहा? तो याद है मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है, कैथोड के ऊपर लेस रिएक्टिव कैटाइन रिड्यूस होता है, क्योंकि आपके पास एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, इसलिए एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस होता है। और रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब अभी फर्दर टाइम बिंग परेशान नहीं होना, ऑब्वियसली जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको लाजमी आनी चाहिए, लेकिन अभी फर्दर टाइम बिंग आपको नहीं पता होना चाहिए। तो ये बेटा, ये अभी इस पॉइंट से लिंक्ड हो गया, तो मैंने कहा आपको बता दो बेटा। अब बेटा यहां पे हम आ जाते हैं रफ वर्क में। फिर हमने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई मेटल है,
एनोड के तौर पर यूज हो रही है, और इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम मेटल आयन प्रेजेंट है, like copper metal in copper sulfate, silver metal in silver nitrate, and so on. तो instead of anion, metal ion will be oxidized. तो अब बेटा मैं इस सारी चीज को आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूं, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसकी समझ आ जाएगी, आपको इंशाअल्लाह कंफ्यूजन नहीं। ये बेटा हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट एक्वस। कौन बताएगा बेटा इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं? आयन प्रेजेंट इन दिस एक्वस है सिल्वर नाइट्रेट एक्वस। गुड, शाबाश। सिल्वर आयन एक्वस, वेरी गुड बेटा। सिल्वर के ऊपर +1 होता है। नाइट्रेट आयन एक्वस, नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है। एंड H पॉजिटिव आयन एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस। ठीक हो गया बेटा। इसको बेटा हम यहां पे ना इसमें इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं। अब हमने वैसे ही, क्योंकि हमारा रफ वर्क है, हम चीजों को सीख रहे हैं पहले। ये जो बेटा हमारे पास आ जाता है एनोड, ये सिल्वर एनोड है। आप देखें बेटा, जो मैं रूल नंबर 3 आपको बताया था, मेटल एनोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग द सेम मेटल आयन, यानी आप यहां पे देखें ये भी सिल्वर है, सॉल्यूशन में भी सिल्वर आयन है। ये चीज बेटा आपने, अब बेटा जो हमने कैथोड यूज किया वो हमने आयरन का यूज कर लिया। याद है कैथोड का हमारे पास ऐसा कोई कंसर्न नहीं था जी, और हमने इसे कनेक्ट कर दिया आपके पास बैटरी के साथ, डायरेक्ट वोल्टेज के साथ। आप डीसी लिख सकते हो, एनीथिंग लाइक दैट। ये बेटा हमने इसे कर लिया। दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। एक मिनट में इसे, वो आप लोग कहीं पिक्चर लेती जगह पे कंफ्यूज ना हो तो मैं इसे थोड़ा सा और वो कर लेता हूँ। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या आप यहाँ पे डीसी भी लिख सकते हो, इट्स ओके। अच्छा, अब बेटा मुझे स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, विच प्रोसेस अकर एट एनोड। ऑक्सीडेशन, वेरी गुड बेटा। और ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कौन ऑक्सीडाइज होगा? वैसे तो हम कहते हैं एनाइन ऑक्सीडाइज होता है, स्पेशली OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है। बट इफ मेटल एनोड डिप्ड इन इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट, तो आपके पास मेटल ऑक्सीडाइज होगी, यानी आपके पास एट एनोड सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिल्वर सॉलिड चेंज इनटू सिल्वर आयन एक्वस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिल्वर क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडाइज हो गया। कौन रिड्यूस होगा बेटा? हमने पढ़ा है लेस रिएक्टिव मेटल आयन, या लेस रिएक्टिव बेसिकली कैटाइन विल रिड्यूस। और मैंने आपको बताया हमें कैसे पता चलेगा कौन से लेस रिएक्टिव हैं। तो मैंने आपको एक इजी एग्जांपल दी थी कि नॉर्मली हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होता है, एक्सेप्शन थी सिल्वर आयन, कॉपर आयन, गोल्ड आयन एंड प्लैटिनम आयन। मैंने आपको कहा था ये क्वाइनेज मेटल भी आप इन्हें कह सकते हो, ये मेटल्स क्वाइंस फॉर्मेशन के लिए भी यूज हुआ करती थी। और ये मेटल आपके पास रिड्यूस कौन कौन सी बेटा? कॉपर आयन, सिल्वर आयन, गोल्ड आयन एंड प्लैटिनम। तो यहां पे सिल्वर आपके पास है, ये देखें। तो आपके पास कैथोड के ऊपर सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब बेटा समझने वाली चीज आ गई, जो मैं आपको सारी की सारी चीज कहानी समझाना चाह रहा था। आपके पास यहां से सिल्वर आयन सॉल्यूशन में क्या है, जिस तरह याद है हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड किया। अब जब सिल्वर आयन सॉल्यूशन में गए तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने बार बार ये चीज आपको बताई है, दे मूव थ्रू एक्सटर्नल सर्किट टुवर्ड दिस। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटे जब इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आए, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। E.S मीन इलेक्ट्रॉन। ये जो सिल्वर आयन था
वो उस यहां पे आ रहा है, ये इस जगह पे, और यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। सिल्वर आयन की फिजिकल स्टेट क्या है? अल्लाह अकबर, एक्वस। क्या स्टेट है? एक्वस। क्या गेन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते, ये सॉलिड आयरन के ऊपर स्टिक हो गया। तो अगर आप गौर से देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि आयरन के ऊपर एक छोटी सी सिल्वर की लेयर बन गई। बात को दोबारा गौर से सुनिएगा, मैं यहां पे कर देता हूं। ये आपके पास कैथोड था, किसका बना हुआ था? आयरन का। ये आपके पास है सिल्वर आयन, क्या फिजिकल स्टेट है? एक्वस। एक्वस मीन दे आर फ्री टू मूव, क्योंकि सोल्यूशन है आपके पास। ये आयन यहां आके कोलाइड कर रही है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। ई डॉट एस मीन इलेक्ट्रॉन। कहां से आए इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीडेशन से आए। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आए तो इस सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, किस में चेंज हो गया? सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं एट फिक्स पोजीशन, बट दे आर नॉट फ्री टू मूव, तो वो सॉलिड यहां पे स्टिक हो गया। ये जो मैंने डॉट बनाया, एक और आयन आया सॉलिड में, यहां पे स्टिक हो गया। एक और आया यहां पे। ये बेसिकली कंटिन्यूअस होते हैं बेटा, लेकिन मैं यहां पे इतने क्लोज नहीं बना सकता, तो इसलिए मैंने यहां पे ये चीज कर दी। तो अब बेटा क्या हुआ? आयरन मेटल के ऊपर सिल्वर की एक लेयर सी बन गई। दिस लेयर इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब बेटा मेरे बच्चों बताएं, कोई कंफ्यूजन है? मैं लिखूंगा सारी चीजें, लेकिन पहले कंसेप्ट में बताएं कि कोई कंफ्यूजन है तो वो बेटा क्लियर करना जरूरी है। नहीं है बेटा? वेरी गुड। और किसी बच्चे को बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब आपसे मैं दो तीन चीजें डिस्कस करूंगा। एक मैंने वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या हो रहा था? अ मेटल इज कोटेड ऑन अनदर मेटल। आपके पास यानी हम एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर कोट कर रही हैं, इलेक्ट्रोप्लेट कर रही हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक तो बेटा मैंने आपको ये चीज बता दी, ठीक है, जहां पे एक मेटल को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी एक थिन लेयर ये इस तरीके से हम कोट कर देते हैं। वन थिंग आ गई, अभी मैं ये लिखूंगा मेरे बच्चों। दूसरे नंबर पे जिस मेटल को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, यानी जिसकी कोटिंग करनी है, बाज को आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने जाते हैं, आप कहते हो सिल्वर कोटिंग चाहिए, गोल्ड प्लेटेड चाहिए। जो प्लेटेड करना है, जिसको कोट करना है, वो एनोड के तौर पर यूज होना चाहिए, उसी का इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैथोड होना चाहिए। तो ये बेटा हमारी सारी की सारी कहानी है, कोई नई चीज नहीं है। एंड दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको पता है ये हमारे पास बहुत हाई लेवल पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस होते हैं। इवन ये जो कलर वगैरह की कोटिंग की जाती है गाड़ियों वगैरह पे, वो भी बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू होती है। तो यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल एक सिंपल सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन और प्रोसेस ये बेटा मैं बता देता हूँ। रफ वर्क की किसी बच्चे ने अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो जरूर लीजिएगा बेटा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया बेटा? ये हमारे पास आ गया जी। ये बेटा मैं रब कर दूं ताकि हम प्रॉपरली पूरे डिटेल से लिख लें, ठीक है? इसी जगह पे वो हमारा रफ पेज पीछे वाला रहेगा। तो ये जी बेटा वैस तो एंड पे जो कैथोड पे ये फॉर्म हो जाएगा, ये जी जी। आयन नहीं होगा, ये वो होगा नहीं नहीं बैलेंस। नहीं नहीं, आयरन होता, आयरन के ऊपर सिल्वर की लेयर आ गई थी। सिल्वर जो आयरन है तो वो खुद चेंज नहीं आयन होता। होगा, मेटल सॉलिड होगा, सॉलिड जी होगा जी ना। बेटा, जी जी बेटा, उसी के ऊपर सिल्वर की लेयर आ गई थी। देखो आपके पास ना जो इलेक्ट्रोड होता है,
वो तो हमारे पास सॉलिड एंड गुड कंडक्टर होना चाहिए। उसी कैथोड के ऊपर बेटा जो है हमारे पास जो लेस रिएक्टिव आयन है, जैसे सिल्वर आयन है, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कॉपर आयन है, वो उसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे और वो एक यूनिफॉर्म सी लेयर बना लेंगे इसके ऊपर बेटा। अब है बेटा वो कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। चलिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग process in which one metal, आप सिंपल मेटल भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि वन मेटल लिखे, मेटल इज कोटेड ऑन ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये भी नॉर्मली मेटल्स ही होते हैं हमारे पास। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैंने, आपने नोट किया है, वैसे तो मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट भी मेटल होता है, लेकिन मैंने इसको डिफरेंशिएट क्यों किया, ताकि थोड़ी सी जो डिटेल है वो मैं आपको ऐसे बताऊं कि आपके लिए याद करना आसान हो। हम ये एज्यूम करें कि हम एक मेटल को, लेट से ये जो मेटल है इट मे बी लेट से सिल्वर, इट मे बी लेट से गोल्ड, इट मे बी लेट से कॉपर एटसेट्रा, ये कुछ भी हो सकता है बेटा जी, कोई भी चीज हो सकती है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपके पास मिसाल के तौर पर बास को तो आपने देखा होगा स्पून होती हैं, सिल्वर प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड आपके पास, ये कुछ भी हो सकता है। ये स्पोर्ट्स में शील्ड यूज की जाती हैं जी, कि ये हमारे पास ब्रॉन्ज की शील्ड है, ये गोल्ड शील्ड है, ये वो जी, तो ये सारी की सारी प्लेटेड होती हैं। एनीथिंग आपके पास जी, ये आपके पास लेट से इट मे बी स्पून, इट मे बी आपके पास स्पोर्ट्स शील्ड एटसेट्रा, एनीथिंग बेटा जी, कोई भी कुछ भी हो सकता है जी। अब बेटा हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस इन विच अ मेटल, किसी एक मेटल को हम कोट करते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट, और प्रोसेस हम कौन सा यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर रहे हैं। अब यहां पे बेटा मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने ऑब्जेक्ट और मेटल की टर्म यूज डिफरेंट डिफरेंट किए बेटा। की पॉइंट नंबर 1, metal used for plating such as copper, silver, etc. must be used as एनोड, ताकि वो मेटल ऑक्सीडाइज हो, आयन में चेंज हो, एंड इलेक्ट्रोलाइट must contain same metal ion. For example, for gold plating, gold used as anode and electrolyte must contain gold ions. अब ये बेटा पहली चीज है, जिस मेटल को हमने प्लेट करवाना है, जिस मेटल को हमने कोट करवाना है, वो मेटल बेटा हमेशा हमारे पास एनोड के तौर पर यूज होगी, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो भी सेम मेटल आयन का होना चाहिए। लेट से आपने कॉपर को प्लेट करवाना है तो कॉपर विल यूज्ड एज एन एनोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कॉपर का होना चाहिए। ये बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट बेटा आपके पास एक आखिरी
बिल्कुल रह गया था लफ्ज जी जी बेटा, जी इसलिए। जी, बिल्कुल बेटा, आप नोट कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट यूज्ड एज कैथोड। अब बेटा जो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से मुराद है, जैसे मैंने आपको कहा कि स्पून आपके पास आप यूज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा जी कि आप लेट से कोई स्पोर्ट्स की शील्ड यूज कर रही हैं, तो वो बेटा हमारे पास कैथोड के तौर पर यूज होना चाहिए। अब देखिए ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ना बहुत सारे हमारे पास एडवांटेज होते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो सबसे बड़ी मेजर वो होती है, एक तो ये डेकोरेशन आ जाती है बेटा। ठीक है, डेकोरेटिव आपके पास पर्पस के लिए, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बेटा, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैसे जो हमने एल्यूमिनियम मेटल की बात की थी कि हमारे पास, हमने जो अभी आज पढ़ा है कि एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही ज्यादा यूज हमारे पास होती है, एंड इट्स आपके पास आ जाती है कि एरोप्लेन और इन चीजों में यूज होती है। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पहले नंबर पे बेटा आपके पास डेकोरेटिव पर्पस। ज़ाहिर है आप गोल्ड की प्लेटिंग कर रही हैं आयरन के ऊपर, या किसी और चीज़ की कर रही हैं, तो वो बेटा हमारे पास जो है दैट इज दिस थिंग कि वो डेकोरेशन हो जाती है हमारे पास। दूसरे नंबर पे बेटा इसका होता है कि हमारे पास ना रस्ट फ्री, बेसिकली प्रोटेक्शन हम कहते हैं। अब आयरन के ऊपर अगर आपने सिल्वर की या कापर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर ली, तो हमारे पास रस्ट नहीं होगा, इट प्रिवेंट रस्टिंग। वैसे रस्टिंग स्पेसिफिकली आयरन के लिए यूज होता है, इसलिए रस्टिंग के बजाय कुरीजन का वर्ड भी यूज होता है, यानी मेटल को कुरूड नहीं होने देती, मेटल को डिकम्पोज नहीं होने देती, मेटल जो है वो हमारे पास वो होता है जी, यानी वो प्रोटेक्ट हो जाती है। स्पेसिफिकली क्योंकि रस्टिंग का हम ज्यादा टर्म यूज कर रही होती हैं, एवरीवन इज फेमिलियर विद द टर्म रस्ट, रिगार्डलेस केमिस्ट्री में हम इसे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होता है, तो इसलिए बेटा ये आ जाता है। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज और भी लिख देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर सेल वगैरह भी आ जाती हैं, इसमें नंबर 1 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सिर्फ 1 मिनट बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ 1 मिनट बेटा प्लीज। एल्यूमिनियम, दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैंने आपको कहा ना कि गाड़ियों पे ना जो पेंट वगैरह कोट किया जाता है, दैट इज आल्सो बाय डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एज वेल। और इसमें ये होता है जी कि बेटा अगर वो प्योर आयरन की नॉर्मली यूज की जाती तो वो रस्ट वगैरह हो सकता था। इस वजह से आपने देखा होगा बस का गाड़ी से अगर किसी जगह से पेंट उखड़ जाए तो वहां पे रस्टिंग का प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है। तो ये बेटा आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशन थी, और ये बेटा आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस की। फिर इसमें ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल भी होते हैं, वो बेटा हम लेटर ऑन की क्लास में पढ़ेंगे। जी बेटा, सभी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के और नहीं है? नहीं, और काफी ज्यादा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है बेटा इसकी इतनी ओके ज्यादा जी। नॉर्मली ये होता है कि एक आधा में इसकी जरूरत होती है, क्योंकि एप्लीकेशन एग्जामिनर कंपैरेटिवली कम ही पूछते हैं, जनरल सा हमें आइडिया होना चाहिए। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी बहुत सारी, इलेक्ट्रोलिसिस की भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, विच इज आल्सो वेरी यूजफुल। क्लोरीन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज आल्सो वेरी यूजफुल। लेकिन हम सिर्फ मेन मेन पढ़ रहे होते हैं बेटा, जो नॉर्मली फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर हमसे पूछता है या हमारी सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक है। जी बेटा वैसे और जो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिखी है एप्लीकेशन, तो जो हाँ दो एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हैं
अब वो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के नीचे लिख सकते हैं बिल्कुल अगर लिख इन सकते हैं, केस, बिल्कुल लिख जस्ट सकते इन हैं बेटे केस। जी, बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है। जी, बिल्कुल। वो आपके पास उसी चीज में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की स्पेसिफिक एप्लीकेशन आ गई है, तो इस वजह से वो बेटा हम लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए इनको लिखा है कि नॉर्मली एक आध स्कोर के लिए एग्जामिनर एक जनरलाइज्ड फॉर्म पूछता है, ये चीज होती है बेटा।